शेयर कर दिया आपने, बढ़िया किया रविशंकर भाई। तो 84 पेज में जो दूसरा पैराग्राफ है कि परंपरा न हो ऐसी स्थिति में इसका कल्पना, ज्ञान, दर्शन, विचार और योजना कैसे उपलब्ध हो, यह प्रश्न मानव जाति में आता ही है। क्या मतलब हुआ कि जब मानवीय परंपरा नहीं है तो जो संतान आएंगे उनकी शिक्षा दीक्षा होगी नहीं, तो आखिरकार ये संभव कैसे होगा, ये वाला प्रश्न। तो इस सभी मुद्दे पर अनुसंधान पूर्वक हम प्रमाणित हो चुके हैं। अब केवल शिक्षा विधि में प्रमाणित होने की गति सहित कार्य कर रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात, अब केवल शिक्षा विधि में प्रमाणित होने की गति सहित कार्य कर रहे हैं। तो यत्न सहित गति समाज है, ऐसा हमने परिभाषा पढ़ा। अब यहाँ पर शिक्षा विधि में प्रमाणित होने की गति सहित कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में व्यवहारवादी समाजशास्त्र प्रस्तुत है। संबंधों के क्रम में मानव ऊपर कहे विधि से अपने जीवन सहज जागृति को प्रमाणित करता है। ऐसे संपूर्ण मूल्यांकन जीवन तृप्ति, व्यवहार प्रयोजन के ध्रुवों पर समीकृत होना पाया जाता है। तो मूल्यांकन किस चीज का होगा? तृप्ति कितनी मिली इसका मूल्यांकन, व्यवहार कितना का प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं इसका मूल्यांकन। तो जीवन तृप्ति का स्वरूप क्या है? तो प्रामाणिकता के रूप में देखने को मिलता है। प्रामाणिकता क्या है? तो अपने संपूर्णता में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान ही है। यानी समझ को जीना, ये प्रामाणिकता। जीवन तृप्ति और उसका प्रमाण में से के लिए इससे अधिक या कम कुछ होता नहीं। यानी ये देखिए, ये पंक्ति क्या कह रहे हैं कि इससे कम में कुछ होता नहीं, मतलब तृप्ति पूर्वक जिए बगैर जिया तो वो जीना परिभाषा में नहीं आया, या प्रमाण हो गया इस परिभाषा में नहीं आया। तो ऐसी कुछ पंक्तियां हैं जो अंदर से हिला देती हैं कि हम जी नहीं रहे। तो जीवन तृप्ति और उसका प्रमाण में से के लिए इससे अधिक या कम कुछ होता नहीं है, क्योंकि अस्तित्व स्वयं कम ज्यादा से मुक्त है। जीवन ज्ञान भी कम और ज्यादा से मुक्त है। जीवन ही जागृति पूर्वक अस्तित्व दर्शन करता है। अस्तित्व में जीवन भी अविभाज्य वर्तमान है। इसी परम सत्यतावश मानव में प्रमाणित होने की आवश्यकता अवसर सहज ही नित्य समीचीन है, क्योंकि अस्तित्व और अस्तित्व में जीवन नित्य वर्तमान रहा आया है। जीवन यानी गठन पूर्ण परमाणु, और चूंकि यह अविभाज्य है इसीलिए प्रमाणित होने की आवश्यकता सतत बनी हुई। हर मानव शरीर श्रेष्ठ रचना रूपी प्रकृति, विकास पूर्ण रूपी जीवन का संयुक्त साकार रूप में मानव तथा मानव परंपरा। तो सूचना भी देखें तो यह मानव शरीर जो है वो श्रेष्ठ रचना रूपी प्रकृति है। प्रकृति की श्रेष्ठतम रचना है, रचना के रूप में, और विकास पूर्ण रूपी जीवन यानी जागृत जीवन का संयुक्त साकार रूप। ये चूंकि अनुभव मूलक तरीके से लिखी हुई चीज है, तो इसीलिए दोनों ही जो है वो जीवन को जागृति क्रम वाला जीवन नहीं लिखा इन्होंने, विकास पूर्ण रूपी जीवन। दूसरा एक अर्थ यहाँ ये भी लिखा जा सकता है कि विकास यानी गठन पूर्णता, तो उस अर्थ में भी ले सकते हैं। यानी जागृति क्रम वाला जीवन भी लिया जा सकता है, क्योंकि विकास शब्द लिखा है। विकास
विकास पूर्णता क्या है? तो गठन पूर्णता को भी ले सकते हैं। विकास पूर्ण रूपी जीवन का संयुक्त साकार रूप में मानव तथा मानव परंपरा है। लेकिन जब मानव परंपरा कहेंगे तो विकास पूर्णता कहेंगे जागृति संपन्नता को। तो इसीलिए ये वाक्य जो है वो दोनों ही अर्थों में लिया जा सकता है। जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करना ही मानव परंपरा में प्रधान कार्य। अब यहाँ मानव परंपरा में जो लिखा है वो अब यहाँ फिर से देखें कि हम पहले जागृति की यात्रा के साथ लगे रहें और फिर जागृत होकर मानवीय परंपरा में लगे रहें, ये दोनों अर्थ सामने आते हैं। तो मानवीय परंपरा से पहले की स्थिति को भी हम देख सकते हैं और मानवीय परंपरा और फिर उसकी निरंतरता की स्थिति को भी समझ सकते हैं। तो जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करना ही मानव परंपरा में प्रधान कार्य है। जागृति को प्रमाणित करने के क्रम में सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज ही साक्ष्य है। यही जागृति लोकव्यापीकरण होने का भी साक्ष्य है। तो मैं पृष्ठ संख्या 85 पढ़ रहा हूँ, जिसमें पैराग्राफ जहाँ खत्म होता है। अभी अभी जुड़े हुए समीर भैया और अशरफ भाई दोनों का स्वागत करते हुए आगे बढ़ता हूँ। 85 पेज। मानव संबंध के अतिरिक्त नैसर्गिक एवं ब्रह्मांडीय संबंध भी बना रहता है। यानी हम संबंध जब कहते हैं तो केवल मानव मानव संबंध में को ही प्रचलन में कहते हैं, जबकि ब्रह्मांडीय संबंध यानी इस धरती से परे भी बाकी पृथ्वियों के साथ हमारा संबंध, ब्रह्मांडीय संबंध क्रम में मानव का स्वभाव गति संपन्न कार्यकलापों के पोषक होना पाया जाता है। क्योंकि मानव के इस धरती पर प्रकट होने के पहले भी और बाद भी इस धरती के संतुलन में ब्रह्मांडीय किरणों अथवा तरंगों का पूरकता सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि यह धरती समृद्ध हो चुका है। तो मुझे लगता है ब्रह्मांड की चर्चा और ब्रह्मांडीय संबंध की चर्चा बाबा जी ने मैं अविभाज्य हूँ इस बात को बताने के लिए ही नहीं, मतलब कि अविभाज्यता को समझने के अर्थ से रखा हुआ है। इस धरती में जब से मानव धातु युग को प्राप्त कर आस्था राज्य युग को झेलता हुआ वैज्ञानिक युग में प्रवेश होते ही इस धरती के साथ असंतुलनकारी कार्यकलापों को सर्वाधिक अपनाया। जिसका विचार प्रसव स्वरूप उपभोक्ता विधि में मूल्यांकित हो चुका है। उपभोक्ता विधि समाज विरोधी है, यह भी मूल्यांकित हो चुका है। अखंड समाज की अभिप्सा, उस दिन रामाशंकर भाई ने उपभोक्ता विधि के ऊपर जो पठन किया था, तो ये सामानों से बाथरूम, शयनागार, ये सारी चीजें है ना, किसी भी उपाय से भोग हो जाए यही उपभोक्ता है, ऐसी परिभाषा आई थी। तो उपभोक्ता विधि समाज विरोधी है, यह भी मूल्यांकित हो चुका है। अखंड समाज की अभिप्सा सर्व मानव में विद्यमान है। तो यहाँ पर मैं यदि चेक करता हूँ क्या मेरे अंदर अखंड समाज की अभिप्सा है, तो स्पष्ट रूप में ये पंक्ति तो नहीं आती, लेकिन मैं अतृप्त हूँ ये बात आती है। कैसे होगा? यदि सोचने बैठता हूँ तो मैं, मेरे साथ मेरा परिवार जो अभी का परिवार है, जन्मगत परिवार, फिर मेरे साथ इन परिवारों के साथ मेरे आसपास का परिवार, और इस तरह से धीरे धीरे ये विश्व परिवार तक बात ध्यान में जाती है। तो अखंड समाज की अभिप्सा सर्व मानव में विद्यमान है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। यह अभयता के अपेक्षा पर निर्भर है, इसलिए मानव संस्कृति पूर्वक ही अखंड समाज की ओर मार्ग प्रशस्त होना पाया जाता है। यानी एक मानव
संस्कारित होगा, इस तरह से मानव जाति संस्कृति के साथ रहेगी और तब अखंड समाज जो है वो प्रशस्त हो जाएगा, स्थापित होगा, ऐसा लगता है। अतएव ब्रह्मांडीय किरणों से लाभान्वित यह धरती संतुलित रहने के क्रम में ही मानव को संतुलित रहने की आवश्यकता और अनिवार्यता है। देखिए, संतुलन के लिए बाबा जी ने इस पूरे पैराग्राफ को ब्रह्मांड से जोड़ा है कि हम केवल इस धरती को देखते रहते हैं, मान लीजिए ये भी देखते हैं तो कम है, हमें ब्रह्मांडीय किरणों की जो पूरकता मिली है उस पर भी ध्यान जाना चाहिए, और चूंकि वो संतुलन पूर्वक है इसीलिए हमें भी संतुलित रहने की आवश्यकता और अनिवार्यता है। नैसर्गिक संबंध सहज प्रक्रिया मानव में से के लिए अविभाज्य है। तो जो पिछला पैराग्राफ था उसी को कंक्लूड करते हुए ये अगली लाइन यहाँ इन्होंने लिखा, जब भी में से के लिए कहा जा रहा है तो अविभाज्यता ही कही जा रही। तो संबंध जो है वो नैसर्गिक है, यानी केवल मानव मानव में या परिवार में साथ संबंध ऐसा नहीं, ब्रह्मांडीय संबंध भी है, यानी समग्रता के साथ संबंध को देखा जाए तो धरती, वायु, जल के साथ ही मानव शरीर परंपरा का होना पाया जाता है। ऐसी शरीर परंपरा स्वस्थ रहने की आवश्यकता है ही। शरीर स्वस्थता की परिभाषा पहले की जा चुकी है। जीवन जागृति पूर्वक, तो आपने ध्यान जाएगा इस स्वस्थ शरीर कौन, तो जो जागृति पा सके और प्रमाणित कर सके, ऐसा शरीर स्वस्थ शरीर है। तो शरीर स्वस्थता की परिभाषा पहले की जा चुकी है। जीवन जागृति पूर्वक परंपरा में व्यक्त होने योग्य शरीर ही स्वस्थ शरीर है। यहाँ फिर से बाबा जी ने लिखा है, यह शरीर संतुलन का तात्पर्य। नैसर्गिकता की पवित्रता इसके लिए अनिवार्य विधि है। इसी के साथ यहाँ जो पवित्रता शब्द है, मुझे लगता है संतुलन पूर्वक जीना ही पवित्रता है, बाकी परिभाषा में कुछ और हो सकता है। तो यदि यहाँ पर पिछले पैराग्राफ में ब्रह्मांडीय संबंध से जब बाबा जी ने जोड़ा है और संबंध नैसर्गिक है, तो नैसर्गिकता की पवित्रता संबंधों की पहचान और निर्वाह से है, यानी संतुलन पूर्वक जीने से है। इसके लिए एक अनिवार्य विधि है। इसी के साथ ऋतु संतुलन इस धरती पर ऊष्मा वितरण विनियोजन कार्यक्रम में सशक्त भूमिका है। तो संतुलन को समझते हुए ऋतु संतुलन और फिर एनर्जी संतुलन की बात यहाँ तक आ गई। वातावरणिक और भूमिगत ऊष्मा धरती के ऊपरी सतह में संतुलन को बनाए रखने के लिए ऋतु संतुलन संतुलित कार्यकलाप की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बाहर धरती की सतह से ऊपर की ऊष्मा और पेट के भीतर की ऊष्मा, इन सभी ऊष्माओं का संतुलन है, तभी ये हरियाली, ये जीव जंतु, ये चारों अवस्थाएं धरती की सतह पर इतने तालमेल पूर्वक दिखाई देते। ऋतु वातावरणिक ऊष्मा को भूमिगत करने और उसे आवश्यकता अनुसार धरती अपने सतह में उपयोग करने के क्रम को बनाए रखता है। यानी ऋतु किस तरह से पूरक दिखाई देता है, इस बात को बाबा जी ने यहाँ रखा, यानी दोनों तरह की ऊष्माओं का संतुलन करने में वो सहयोगी है। जैसे आप हम सब इस बात को देख रहे हैं, जैसे ही ठंडी ऋतु प्रभावित होता है वैसे ही धरती से ऊष्मा बहिर्गत होता हुआ दिखाई पड़ता है, जिससे धरती के ऊपरी सतह में जो चारों अवस्था है उन्हें संतुलन प्रदान करता है। यानी गर्मी में जब कुएं से पानी भरते हैं चापाकल से तो गर्म आता है, यानी ऊपर वातावरण ठंडा होता है तो ऊष्मा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, यानी धरती से बाहर निकलती है। जब वातावरण गर्म होता है जैसे आजकल, तो धरती उस गर्मी को सोखती भी है। तो ग्रीष्म ऋतु में धरती अपने ऊपर की सतह के श्वसन द्वारा ऊष्मा सहित विरल द्रव्यों को अपने में समा लेता है।
इसका विधि बाह्य वातावरण में ऊष्मा का दबाव अधिक होने और धरती के ऊपरी सतह के कुछ नीचे तक कम होने के आधार पर क्रिया संपन्न होती। तो इस तरह से दोनों ऊष्माएं, जो धरती के पेट की है और जो सतह के ऊपर वातावरण की है, ये इसका फ्लो बदलता रहता है। इसी का नाम ऋतु है। इसे हर देश काल में परीक्षण किया जा सकता है, स्वीकारा जा सकता है। वर्षा काल में धरती के सतहगत ऊष्मा और वातावरणिक ऊष्मा संतुलन स्थापित करने और उसे संरक्षित करके रखने का क्रियाकलाप दिखाई देता है। यानी बीच में जो बरसात आ गई, उसमें जो है एक तरह से सतह पर वो ऊष्मा दोनों की तरह बैलेंस हो जाती है, मतलब भीतर की और बाहर की ऊष्मा। फलस्वरूप संपूर्ण फल, वृक्ष, पौधे फलवती होने का कार्य दिखाई पड़ता है। यानी जैसे ही ये संतुलन प्राप्त होता है, वैसे ही फलना शुरू हो जाता है। अभी आम आ रहा है और कई तरह के फल आ रहे हैं, तो ये संतुलन से ये फलन है। इससे स्पष्ट हो गया है कि धरती की ऊपरी सतह में संतुलन विधि से वर्षाकालीन, शीतकालीन और उष्णकालीन अन्न वनस्पतियों को पहचाना जाता है। इसे संतुलित बनाए रखना, इसके लिए मानव स्वयं पूरक होना ही नैसर्गिक संतुलन का तात्पर्य। तो मानव ही इसको संतुलित कर सकता है, बनाए रख सकता है। ये सब अर्थात मानव संबंध, नैसर्गिक संबंध, ब्रह्मांडीय संबंध निरंतर वर्तमान है ही। तो देखिए, पिछले 3 पृष्ठों में संबंधों को ही देख रहे हैं और यहाँ पर कंक्लूसिव लाइन कह रहे हैं, ये सभी संबंध यानी मानव संबंध, नैसर्गिक संबंध, ब्रह्मांडीय संबंध निरंतर वर्तमान है ही। इनके प्रति जागृत होना ही संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्वाह करने का तात्पर्य। तो जो हम लोग कहते हैं, एक साथ कहते हैं संबंधों की पहचान और मूल्यों का निर्वाह। तो कौन से संबंधों की पहचान? तो इन 3 तरह के यानी मानव, नैसर्गिक और ब्रह्मांडीय संबंधों की पहचान और तदनुरूप निर्वाह। मूल्यांकन विधि से उभय तृप्ति का प्रमाण होता है। तो ये मूल्यांकन विधि क्या है? मूल्यों की पहचान और निर्वाह से ही मूल्यांकन और वहां से उभय तृप्ति का प्रमाण मिलता है। जैसे स्वयं पर विश्वास संपन्न हर मानव के परस्परता में होने वाली पोषण और पोषित होने की क्रिया, संरक्षित होने, संरक्षित करने की क्रिया, शिक्षित होने और शिक्षा प्रदान करने की क्रिया, समाधान पूर्ण कार्य करने, कराने और करने के लिए मत देने की क्रिया, न्याय प्रदान करने और न्याय पाने की क्रिया, संस्कार ग्रहण करने, कराने की क्रिया, सह अस्तित्व सहज संपूर्णता को निर्देशित करने, निर्देशित होने की क्रिया, अस्तित्व सहज सह अस्तित्व को स्वीकार करने योग्य संस्कारों को स्थापित करने और स्वीकारने की क्रिया, अस्तित्व में विकास और जागृति को बोध कराने एवं बोध संपन्न होने की क्रिया। इसी प्रकार जीवन और जागृति को बोध कराने, बोध होने की क्रिया, व्यवस्था में जीने की स्वीकृति रूपी संस्कार प्रदान और स्वीकार क्रिया, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी की आवश्यकता को बोध कराने एवं बोध होने की क्रिया, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्ण जीने की कला में दृढ़ता को स्थापित करने और दृढ़ता से संपन्न होने की क्रियाकलापों में मूल्यांकन सहज तृप्ति को पाया जाता है। तो इतनी सारी क्रियाएं ये मूल्यांकन विधि के अंतर्गत है और उभय तृप्ति से प्रमाणित होता है। इस वाक्य के पीछे इतनी सारी क्रियाओं को बाबा जी ने यहाँ पर याद दिलाया है। यही कोण, आयाम, परिप्रेक्ष्यों में विधिवत तृप्ति पाने का स्रोत है। यह समीचीन है, यह
समीचीन है मतलब निकट है, यह हो सकता है। यह एक आवश्यकता भी है। इन्हीं तृप्तियों को पाने के क्रम में मूल्यों का निर्वाह करना सहज है। यानी हम तृप्ति दर तृप्ति यदि बढ़ते हैं तो निर्वाह स्वयं स्फूर्त होता है, ऐसा ऐसा अर्थ मुझे लग रहा है। इस प्रकार व्यवहार में सामाजिक होने का संपूर्ण अर्हता स्वायत्त मानव में शिक्षा संस्कार पूर्वक समाहित होता है और प्रमाणित होता है। तो फिर से स्वायत्त मानव का जिक्र यानी समझदारी पूर्ण मानव का जिक्र है, वही व्यवहार में सामाजिक। तो जो स्वायत्त मानव के 5 गुण को हम लोग बार बार पढ़ते आए हैं, यहाँ पर बाबा जी ने उसका फिर से ध्यान दिखाया। स्वयं में विश्वास से जो है बात शुरू की, उभय तृप्ति वाली बात को, और व्यवहार में सामाजिक होने का संपूर्ण अर्हता स्वायत्त मानव में शिक्षा संस्कार पूर्वक समाहित होता है। यानी आगे आने वाले पैराग्राफ के लिए जो है बाबा जी ने लाइन यहाँ पर रख दी है। फिर तीसरा जो वो था, अगले पैराग्राफ में दरअसल उन्होंने तीसरे गुण को जो है वो लिया है, व्यवसाय में स्वावलंबन। तो एक आवश्यकीय प्रक्रिया है। मानव में से के लिए आवश्यकताएं 2 रूप में पाया जाता है, सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा से संबंधित वस्तु और उपकरण। सामान्य आकांक्षा में वांछित वस्तुएं आहार, आवास, अलंकार, कार्यों में उपयोगी होना पाया जाता है। शरीर पुष्टि और संरक्षण के रूप में आहार को संरक्षण के अर्थ में, आवास और अलंकार को उपयोगी होना पाया जाता है। यानी शरीर पुष्टि और संरक्षण के रूप में ये सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं। महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के गति सीमा से अधिक गति के लिए दूर श्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन का प्रयोजन देखने को मिलता है। इसे पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है। उल्लेखनीय तथ्य यही है कि सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं से ही समृद्धि का प्रकाशन हो पाता है। महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं समय समय पर दूरसंचार समाज गति में पूरक रूप में उपयोगी होते हुए समृद्धि का आधार नहीं बन पाता है। देखिए, महत्वाकांक्षा की वस्तुएं समृद्धि का आधार नहीं है, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं से ही समृद्धि का प्रकाशन हो पाता है, ये बात गौर करने की है। गति और शीघ्रता के आधार पर इसका मूल्यांकन हो पाता है। यानी महत्वाकांक्षा की वस्तुओं का मूल्यांकन एक्चुअली जो हमारा ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है उसको स्पीड अप देने के लिए, जैसे पैर जितना चल सकता है उससे ज्यादा गाड़ी चल सकती है ना, तो ऐसी वस्तुएं, वाहन, तो ये इसका मूल्यांकन कैसे होता है? गति और शीघ्रता के आधार पर। अतएव इन यंत्रों के न्यूनतम उपयोग से ही अथवा आवश्यकता विधि से इसका उपयोग करना ही इसके वैभव का प्रमाण है। यानी इसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है, तो इसकी ये आवश्यकता विधि क्या है? जब जरूरत पड़े तभी, और जरूरत को हम अस्तित्व सहज विधि से, मानव सहज विधि से देख पाएंगे। तो मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या इस तरह की चीजें जो महत्वाकांक्षा की वस्तुएं हैं उसके लिए बात कही गई। इन वस्तुओं का राक्षसी पाशवीय विधि से कितना भी उपयोग करे वह एक व्यसन के रूप में दिखाई पड़ेगा, न कि समृद्धि के रूप में। यानी गाड़ी दर गाड़ी, मकान और ये क्या कहते हैं मोबाइल दर मोबाइल कितना भी करें तो ये असमृद्धि ही रहेगी। इसको इस धरती के संपूर्ण मानव देख चुके हैं, कोई बचा होगा वह देख भी सकता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तु उपकरण समृद्धि का द्योतक है और इसकी संभावना भी समीचीन है। यानी आहार, आवास, अलंकार से ही समृद्धि आती है
महत्वाकांक्षा की वस्तु में यदा कदा जरूरी है और आवश्यकता विधि से इसका निर्धारण और उपयोग। महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का अधिकता होने के उपरांत भी समृद्धि का अर्थ पूरा नहीं होता है। इनका अंबार लगाने के क्रम में ही धरती का पेट फाड़ने की गति त्वरित हुई। का अंबार लगाने का मतलब आदमी और महंगा जो है वो महत्वाकांक्षा की वस्तु दूरश्रवण, दूरदर्शन और दूरगमन की चीजों को इकट्ठा करना, और इसी से धरती ज्यादा बर्बाद हुई। इसकी कई सारी बातें हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली हैं। ये एक जो है कार को बनने में हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है। तरह से एक मोबाइल को बनने में जो धरती की कीमती धातुएं हैं उसका होता है, और जैसे ही मोबाइल में सिग्नल आना बंद हुआ हम इसको कहीं भी फेंक देते हैं। सबके घर में अभी 5-5 मोबाइल पड़ा हुआ है। क्या हो रहा है? तो इससे जो है ये पेट फाड़ने का ही कार्यक्रम है। 90 पृष्ठ संख्या 90। तो सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं को पाने के लिए धरती को तंग करने की आवश्यकता उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि धरती के पेट में आहार, आवास, अलंकार संबंधी वस्तुएं न्यूनतम हैं और वस्तुएं धरती के ऊपरी सतह से ही प्राप्त हो जाती हैं। तो अभी सामान्य आकांक्षा पर बात हो रही है, तो यानी आहार, आवास, अलंकार, इससे धरती तंग नहीं होती। आहार के लिए कृषि, अलंकार के लिए भी कृषि और वन्य उपज पर्याप्त होता है। यानी कृषि से हमारा आहार और अलंकार, यानी जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, अलंकार, चौकी, छप्पर डालते हैं तो लकड़ी से, इस तरह की बात मुझे समझ में आ रही है। आवास के लिए भी धरती की ऊपरी सतह में मिलने वाले द्रव्यों से सुखद आवास स्थली को पाया जा सकता है। मानसिकता, जागृत और भ्रमित का द्योतक। अब यहाँ पर बाबा जी जो है वो मानसिकता से बात शुरू कर रहे हैं। अभी सामान्य और महत्वाकांक्षा की वस्तुओं का बढ़िया चर्चा हो गया। मानसिकता जागृत और भ्रमित का द्योतक है। मानव ही जागृत अथवा भ्रमित मानसिकता के आधार पर ही कार्य व्यवहारों को निश्चय करता है। भ्रमित मानसिकता विधि से ही भय, प्रलोभन, स्वर्ग आकांक्षा और उपभोक्ता विधि से ही मानव के पल्ले पड़ता है। बड़ा ही जागृति सहज विधि से आवश्यकताएं, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्वपूर्ण जीने से जीने की कला है। तो आवश्यकताएं किस विधि से है? तो जागृति सहज विधि से। और जीने की कला तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्वपूर्ण विधि। ये कितना आवश्यक है अब हर मानव समझ सकता है। अतएव सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं के विपुलीकरण मतलब इकट्ठा करने के आधार पर हर परिवार समृद्ध होने और उसकी निरंतरता पूर्वक सह अस्तित्व में समाज गति के साथ नित्य तृप्त होने का कार्यक्रम ही मानवीयतापूर्ण कार्यक्रम है। यानी आहार, आवास, अलंकार संबंधी वस्तुओं के उत्पादन पर समृद्धि और उसकी निरंतरता पूर्वक सह अस्तित्व में समाज गति के साथ नित्य तृप्त होने का कार्यक्रम ही मानवीयतापूर्ण कार्यक्रम। यानी महत्वाकांक्षा की वस्तुओं के चक्कर में जो ढेर लगाने की होड़ है उससे बचने का एकदम साफ साफ संकेत यहाँ पर समझ में आए। अतएव मानवीयतापूर्ण शिक्षा कार्यक्रम, मानवीय संस्कार समुच्चय कार्यक्रम, मानवीयतापूर्ण आचरण रूपी संविधान कार्यक्रम, मानवीयता सहज स्वास्थ्य संयम कार्यक्रम, परिवार मूलक स्वराज्य कार्यक्रम का अध्ययन, अवधारणा और आचरण व्यवहार ही मानवीयतापूर्ण मानव परंपरा का कार्य। तो
कार्यक्रम और कार्य, मानवीयतापूर्ण कार्यक्रम और मानवीयतापूर्ण कार्य, इसको बाबा जी ने यहाँ पर रखा है। तो इस तरह से पेज 91 पे एक अच्छी चर्चा समाप्त हुई है, जिसमें संबंध, तीनों संबंध आए हैं, मानवीय संबंध, नैसर्गिक संबंध और ब्रह्मांडीय संबंध। उसके बाद सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा की वस्तुओं में बहुत ही बारीक अंतर बताया गया कि सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं समृद्धि का कारक होंगे, महत्वाकांक्षा की वस्तुएं समृद्धि का कारण नहीं होती हैं, वो यदा कदा उसकी जरूरत पड़ती है और उसको आवश्यकता विधि से संयत किया जाए। जबकि अभी महत्वाकांक्षा की वस्तुओं के चक्कर में उसे इकट्ठा करने की होड़ में धरती की पेट फाड़ी जा रही है, ऐसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। और फिर आखिरी हिस्से में मानसिकता को देते हुए कि भ्रमित और जागृत मानसिकता के डिस्टिंक्शन को बाबा जी ने यहाँ रखा है, और मानवीयतापूर्ण कार्यक्रम और कार्य को उन्होंने इस पैराग्राफ में समेटा है। तो अब इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि मानव परिवार और कार्य, इस पर चर्चा है। तो मैं चाहूंगा कि यदि कोई अपनी बात इतने पठन के बाद कुछ आ रहा हो, अभिव्यक्त होने की जरूरत महसूस हो रही हो, तो स्वागत है। अभिप्सा किसको कह रहे हैं? अभिप्सा मतलब चाहत। अच्छा, चाहत का। प्रणाम भैया जी। जी प्रणाम। सभी को नमस्ते। तो अभी जो बात और इको हो रहा है काफी। हेलो, सभी लोग म्यूट हैं, आप ही केवल बोल रहे हैं। देखिए आप अपने इंस्ट्रूमेंट। तो अभी जो कह रहे थे ना, सामान्य आकांक्षा संबंधी जो वस्तुएं हैं वो धरती के सतह पर मिल जाती हैं। तो